दफा फिर सियासी पार्टियां बदलने का मौसम आन पहुंचा है। ये कोई पहला या आखिरी मौसम नहीं है जो सियासी पार्टियों पर आया है। ना ये सियासतदानों के लिए नई बात है, ना ही इनकी पार्टियां तब्दील करवाने वालों के लिए ये नया काम है। जो हर दफा नया काम होता है वो ये कि दोनों अतराफ से नाम और चेहरे बदल जाते हैं। जनरल ज़िया ने जब पीपल्स पार्टी को तोड़ा तो भी भुट्टो के करीबी लोगों को ही टारगेट किया गया था। यही कुछ परवेज मुशर्रफ दौर में हुआ। ज़िया दौर में जुल्फ़िकार के नाम पर जिस पर जी चाहता था उसे उठाकर शाही किला फेंक दिया जाता था। मुशर्रफ दौर में ये काम नैब के जरिए किया गया। जनरल ज़िया की दहशत इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि वो भुट्टो जैसे बंदे को फांसी लगा चुके थे। इस फांसी की वजह से सब सियासतदान और सिविल सोसाइटी डर गई थी कि अगर वो भुट्टो जैसे आलमी तौर पर कदावर सियासतदान और लीडर को फांसी लगा सकते हैं तो वो किस खेत की मूली हैं। यूं सिर्फ भुट्टो को फांसी लगाकर ज़ियाउल हक ने 10 साल हुकूमत की। मुशर्रफ ने भी यही कुछ किया जब उन्होंने नवाज शरीफ पर हाथ डाला। नवाज शरीफ को तैयारा साजिश केस में उम्र कैद की सजा दिलवाकर जेल में डाल दिया। इसके बाद नैब बनाकर सब सियासतदानों को गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ वही सियासतदान जेल से बाहर आ सके जिन्होंने चौधरी शुजात हुसैन और मियां अजहर के हाथ पर बैत कर ली। इन्हें अपना लीडर मान लिया, मुशर्रफ का कलमा पढ़ लिया। अगरचे उस दौर में मुल्तान से 2 बड़े नाम जावेद हाशमी अगर नवाज शरीफ के साथ वफादार रहे और जेल भुगती तो यूसुफ रज़ा गिलानी बेनज़ीर भुट्टो के वफादार रहे। दोनों ने 5-7 साल जेल भुगत ली, लेकिन वो दोनों मुशर्रफ की जालमाना कार्रवाइयों के बावजूद डील करके बाहर नहीं निकले और जेल में ही रहे। हाशमी और गिलानी ने मियां अजहर और नवाज शरीफ पर चौधरी शुजात हुसैन और मियां अजहर के हाथों पर बैत नहीं की। वो दोनों डटे रहे और हम सब जानते हैं कि डटे रहने की एक कीमत होती है जो इन दोनों जावेद हाशमी और यूसुफ रज़ा गिलानी ने अदा की। अब वही कहानी इमरान खान की पार्टी के साथ दोहराई जा रही है। ये हालात पैदा करने में भुट्टो साहब और नवाज शरीफ या इमरान खान खुद कितने जिम्मेदार हैं, ये अलग कहानी है। भुट्टो साहब भी हर कीमत पर जनरल ज़िया को आर्मी चीफ लगाना चाहते थे और उन्होंने तमाम सीनियर जनरलों को नज़रअंदाज करके एक जूनियर ऑफिसर को चीफ इसलिए लगाया ताकि उनकी इक़्तिदार पर गिरफ्त पक्की रहे और वो अपने सियासी मुखालफों को सख्ती से हैंडल करते रहें। धोखा हमेशा वहीं से होता है जहाँ से आप वफादारी की तवक्को रखते हैं। यही कुछ नवाज शरीफ ने किया जब उन्होंने भी वफादारी के चक्कर में आर्मी चीफ लगाए और वो ऐसे तैनाती करते थे जैसे ओहदा देकर वो दूसरे पर ज़ाती एहसान कर रहे हों। नवाज शरीफ दौर में जब भी चीफ की तैनाती का वक्त आता हर दफ़ा लॉबिंग शुरू हो जाती। उस दौर के सब मुतवक्किल जर्नैल अपनी अपनी लॉबिंग में लग जाते। नवाज शरीफ भी इधर उधर से पूछने लग जाते कि इनमें से कश्मीरी कौन है। जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट और जनरल राहील के पीछे यही सोच थी कि इनका ताल्लुक किसी न किसी तरह कश्मीरी कबीले से निकलता था। जनरल बाजवा के वक्त कोई कश्मीरी बैकग्राउंड का जनरल ना था तो इस दफ़ा ताल्लुकात, दोस्ती, जमानतों और जनरल बाजवा के ससुर के साथ पुराने ताल्लुकात की बुनियाद पर तैनाती की गई। लेकिन अगर आप गौर करें तो बात वहीं जा निकली कि चाहे भुट्टो की तरह ज़ाती वफादारी को तरजीह दें, नवाज शरीफ की तरह अपनी बरादरी या ताल्लुकात की बुनियाद पर चीफ लगाएं, नतीजा एक ही निकलता है। चाहे मुशर्रफ हों जिनकी ज़मानत चौधरी निसार अली खान ने दी थी, या बाजवा जिनके ज़ामन तो खैर इनके ससुर जनरल रिटायर्ड एजाज से लेकर चंद वजीर भी थे जो नवाज शरीफ को कस्में दे रहे थे कि वो इन्हें जानते हैं और वो बहुत अच्छे रहेंगे। जनरल मुशर्रफ ने भी जेल में डाला और जनरल बाजवा ने भी, अगर चाहे इस दफ़ा कानूनी तरीका था। इन हालात में भी इमरान खान हर कीमत पर जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे और इनकी मोहब्बत में वो मुश्किलात उठाई हैं जो अभी तक ख़त्म नहीं हो पा रही, बल्कि ख़त्म क्या हो अपनी पार्टी तोड़वा बैठे हैं। ये बात तय है कि इंसानी मिजाज है कि हम एक दूसरे के तजर्बात से नहीं सीखते और इसलिए इंसानी तारीख खुद को दोहराती है। हर इंसान सिर्फ अपने ही तजर्बात से सीखता है, लिहाजा हर इंसान इन हालात में वो मखसूस गलतियां दोहराता है जो इससे पहले किसी ओहदे पर बैठे लोग दोहरा चुके होते हैं। इसकी वजह बड़ी सादा है कि हर बड़ा आदमी एक सतह पर पहुंचकर खुद को भगवान समझने लग जाता है। कामयाब इंसान के अंदर एक गुरूर पैदा हो जाता है कि खुदा ने उसे किसी बड़े मकसद के लिए पैदा किया है। वो दूसरे लोगों से खुद को अफजल समझना शुरू कर देता है, लिहाजा वो दूसरे लोगों के मशवरे और बातों को अहमियत नहीं देता क्योंकि वो समझता है कि अगर ये इतने ज़हीन होते या इससे बेहतर क़यादत करने की सलाहियत रखते होते तो भला वो इस वक्त इनके मोहताज क्यों होते और वो इन्हें अपने दरबार का वज़ीर बनाए या इन्हें कोई अहम ओहदा दे जिसकी बुनियाद पर वो अपने जैसे लोगों पर अपनी अथॉरिटी और ओहदे का रोब डाल सके। यूँ वो हर किस्मी गुफ्तगू और मशवरे से खुद को दूर कर लेता है। फिर हुक्मरान के जहन में एक और फतूर पैदा हो जाता है कि उसने अब ताहयात हुक्मरान रहना है। इसे कदीम ज़मानों के बादशाहों के किस्से कहानियाँ अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं। ना इलेक्शन होते थे, ना हुकूमतें तब्दील होती थीं, वो मरते दम तक बादशाह रहते थे। यूँ इन्हें जमहूरियत काटने लग जाती है, इन्हें अपोजिशन बुरी लगना शुरू हो जाती है, मीडिया जहर लगना शुरू हो जाता है, इन्हें किसी किस्म की तनकीद अच्छी नहीं लगती। हर तरफ हटो बचो, गाड़ियों के काफले, प्रोटोकॉल और अख्तियारात से मोहब्बत हो जाती है। वो इन लम्हात को एंजॉय करने की बजाय कि जब वो पावर में है उल्टा ये सोचकर रातों को सो नहीं सकते कि 2-3 साल बाद जब इनकी टर्म ख़त्म होगी और वो इलेक्शन ना जीत सके तो फिर ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। यूँ वो गैर जमहूरी सोच के ग़ुलाम बन जाते हैं। ये सब जाहो जलाल खोने का खौफ इन्हें डिक्टेटर बना देता है। अदम तहफ़्फ़ुज़ या इनसिक्योरिटी इनकी शख्सियत को बदल कर रख देती है। अब वो ताकत के हसूल या ताकत को हर कीमत पर बरकरार रखने के लिए कोई भी कीमत अदा करने को तैयार हो जाते हैं। फिर वो डॉक्टर फाउस्टस की तरह शैतान से भी डील करने को तैयार हो जाते हैं कि वो दुनियावी लज़्ज़तों को इंजॉय करते रहें।
यही कुछ भुट्टो ने किया जब जनरल ज़िया को अपने इक़्तिदार को दवाम देने का सहारा समझा। यही नवाज शरीफ ने समझा जब उन्होंने जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट और जनरल बाजवा को चीफ लगाया कि अब अमीरुल मोमिनीन बनेंगे। और यही इमरान खान समझ बैठे थे कि जनरल फयाज़ हमीद को आर्मी चीफ लगाए बगैर वो 2028 तक वज़ीर आज़म नहीं रह सकेंगे। जनरल ज़िया को आर्मी चीफ लगाकर भुट्टो फांसी जा लगे। जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ लगाकर नवाज शरीफ दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में अटक किला जा बैठे। जनरल बाजवा को लगाकर भी बेटी समेत अडयाला जेल जा बैठे। अगर इमरान खान भी जनरल फयाज़ को आर्मी चीफ लगाने में कामयाब हो जाते तो आपका क्या ख्याल है, क्या होना था, तख्त या तख्ता?